मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जो चैप्टर है वो प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण व अपचयन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए हमने रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, हम कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं, और यदि रेडॉक्स पोटेंशियल का मान अर्ध अभिक्रियाओं के आधार पर निकालते हैं, किसी सेल के E0 का मान निकालते हैं, तो वो यदि धनात्मक वैल्यू प्राप्त होती है, इसका मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो सकती है का हमने अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम एक महत्वपूर्ण बिंदु जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो है यूज ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा। रेडॉक्स पोटेंशियल के जो आंकड़े हैं उनके क्या उपयोग हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए कि ऐसे बहुत सारे धातु आयन हैं जिनके रेडॉक्स विभव के आंकड़े नेगेटिव आते हैं, अर्थात जो कि हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखते हैं, उनके E0 का मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है, और जिनके हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है उनके हमें E0 का मान धनात्मक प्राप्त होता है। विभिन्न अर्ध अभिक्रियाओं के जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं E0 के, उनको हम यदि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो एक सीरीज बन जाती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम सक्रियता एक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से भी जानते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर हम जो पोटेंशियल डाटा हमें प्राप्त हो रहे हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा प्राप्त हो रहे हैं, के आधार पर विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि ये अभिक्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहला बिंदु कि ये जो रेडॉक्स पोटेंशियल है उनके जो आंकड़े हैं के आधार पर हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है कंपैरिजन ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी ऑक्सीकारक और अपचायकों की आपेक्षिक सामर्थ्यता की हम तुलना कर सकते हैं। किसी ऑक्सीकारक की दूसरे ऑक्सीकारक के साथ में कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु तो इसके अंतर्गत ये आता है कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल, ऑक्सीकारक किसको कहते हैं हम, कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अधिक प्रवृत्ति रखता है, प्रबल प्रवृत्ति रखता है, वो प्रबल ऑक्सीकारक कहलाता है। अर्थात दूसरे पदार्थ का वो ऑक्सीकरण करता है, स्वयं का अपचयन करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अधिक प्रवृत्ति रखता है, वो प्रबल ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक इसके अपोजिट कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की अधिक प्रवृत्ति रखता है, अर्थात जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है लेकिन किसी अन्य पदार्थ का वो अपचयन करता है, वो अपचायक पदार्थ कहलाता है। तो प्रबल ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, जो स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति रखता है, प्रबल ऑक्सीकारक कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति रखता है वो आपका अपचायक पदार्थ कहलाता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके आधार पर उनकी प्रबल सामर्थ्यता की हम तुलना कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में कि लिथियम सॉलिड एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके कन्वर्ट हो जाता है लिथियम प्लस आयनों में, और ठीक इसी प्रकार पोटेशियम जो सॉलिड है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम प्लस आयनों में। तो यहाँ पर देखिए कि इसके E0 का मान अर्ध अभिक्रिया है, इसके E0 का मान
प्लस 3.04 वोल्ट है, जबकि जो सेकंड रिएक्शन है पोटेशियम कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम प्लस आयन, E0 वैल्यू विल बी इक्वल टू प्लस 2.93 वोल्ट है। तो यहाँ पर कि क्योंकि इनमें इनका ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात ये क्या हुई, नेचर क्या हुई इसकी, रिड्यूसिंग एजेंट की अपचायक प्रवृत्ति है इसकी, कि लिथियम सॉलिड और पोटेशियम सॉलिड दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा, अर्थात उनका स्वयं का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का अपचयन करेंगे, तो इनकी अपचायक प्रवृत्ति हुई। तो अपचायक जो प्रवृत्ति है वो किसकी ज़्यादा है, कौन सा इन दोनों में से प्रबल अपचायक है, बिल्कुल इनके आधार पर देखिए यहाँ पर कि ये वैल्यू ज़्यादा है, E0 बराबर प्लस 3.04 वोल्ट है। तो लिथियम सॉलिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रवृत्ति, अपचायक प्रवृत्ति पोटेशियम सॉलिड की तुलना में ज़्यादा है, अधिक है। प्रबल अपचायक कौन सा हुआ, लिथियम, किसकी तुलना में, पोटेशियम की तुलना में। और यदि हम जो क्षारीय मृदा धातु हैं उनकी अपचायक प्रवृत्ति की तुलना करें तो उनका जो घटता हुआ क्रम है वो इस प्रकार से है। सबसे प्रबल ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है सबसे प्रबल रिड्यूसिंग जो प्रवृत्ति है, अपचायक प्रवृत्ति है, वो बेरियम, उसके बाद में स्ट्रोंशियम, उससे कम कैल्शियम, और सबसे जो लोअर है प्रवृत्ति वो आपकी किसकी है, मैग्नीशियम की। तो प्रबल अपचायक प्रवृत्ति बेरियम, स्ट्रोंशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से हम पहला बिंदु कि हम इस प्रबलता का पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रबल अपचायक है दो रिएक्शंस के आधार पर। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है हमारा कि इस प्रकार से देखिए नंबर बी, क्लोरीन गैस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोराइड आयनों में बदल रही है। ठीक इसी प्रकार फ्लोरीन गैस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के फ्लोराइड आयनों में बदल रही है, और दोनों के E0 की वैल्यू की अपन कंपैरिजन करें तो E0 क्लोरीन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू 2 क्लोराइड आयन, E0 वैल्यू विल बी इक्वल टू प्लस 1.36 वोल्ट। ठीक इसी प्रकार फ्लोरीन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू 2 फ्लोराइड आयन, E0 वैल्यू विल बी इक्वल टू प्लस 2.87 वोल्ट। तो सबसे पहला बिंदु तो यह है कि यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में अपचयन हो रहा है, स्वयं का अपचयन हो रहा है, अर्थात इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगी, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होगी। तो पहली बात यह है कि ऑक्सीडाइजिंग जो क्लोरीन और फ्लोरीन जो गैस है उनकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति किसकी ज़्यादा है, हम ये बता रहे हैं। बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू ज़्यादा है, अर्थात फ्लोरीन की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति क्लोरीन की तुलना में ज़्यादा है, अधिक है। क्यों? क्योंकि इसके E0 का मान ज़्यादा है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और यदि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की का हम कंपैरिजन करें तो ये क्रम हमें ये सीक्वेंस प्राप्त होता है इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रवृत्ति का, कि फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक प्रबल गैस है, फिर उसके बाद में प्रबल ऑक्सीडाइजिंग नेचर की गैस है, फिर क्लोरीन गैस, फिर ब्रोमीन गैस, और लास्ट में आयोडीन सबसे दुर्बल ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की है। तो ये इस प्रकार से हम जो पहला बिंदु था हमारा कि कंपैरिजन ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, हम इनकी तुलना कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो अगला बिंदु है वो देखिए, अगला बिंदु ये है कि हम प्रिडिक्शन फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन फॉर इट्स अकरेंस, कि किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने का हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी और होगी या नहीं होगी। तो बिल्कुल सिंपल है इसके अंतर्गत भी कि एक रेडॉक्स अभिक्रिया में एक ऑक्सीकारक किसी अपचायक के साथ में अभिक्रिया करता है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा का अनुमान हम इन रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा के आधार पर लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए भी एक हम नियम ध्यान रखेंगे छोटा सा, कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक एजेंट
अपने से ऊपर स्थित, किसके ऊपर? हमने अभी बात की थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको आपने दूसरा नाम एक्टिविटी सीरीज भी कहा, सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी की बात करेंगे, उस सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत किसी आक्सीकारक या अपचायक का स्थान कहाँ पर है? तो उस श्रेणी के अंतर्गत कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने से ऊपर स्थित, किसके अंदर? सक्रियता श्रेणी के अंदर अपने से ऊपर स्थित किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ वो अभिक्रिया कर सकता है। कोई भी आक्सीकारक पदार्थ अपने से ऊपर स्थित किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में अभिक्रिया कर सकता है, अर्थात उसका ऑक्सीकरण कर सकता है और स्वयं अपचयित हो सकता है। ठीक इसके विपरीत दूसरी जो बिंदु है, इसका सेकंड पॉइंट, वो क्या होगा कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी अपचायक पदार्थ अपने से नीचे, किसमें? सक्रियता श्रेणी में अपने से नीचे स्थित किसी भी ऑक्सीकारक पदार्थ के साथ में वो अभिक्रिया कर सकता है, अर्थात वो उसका ऑक्सीकरण कर सकता है और वो उसको, कोई भी जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको अपचयित कर सकता है और स्वयं जो है उसका स्वयं का ऑक्सीकरण कर सकता है। तो ये कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में या जो आपकी सक्रियता श्रेणी है उसके अंतर्गत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने से ऊपर स्थित किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अभिक्रिया कर सकता है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अपने से नीचे स्थित किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अभिक्रिया कर सकता है, अर्थात वो रिडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं अपन। देखिए कि जिंक जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है रिड्यूसिंग एजेंट? सबसे पहली बात तो ये है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब उसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का वो रिडक्शन करता है। इसलिए है कि जिंक जो है उसके E0 का मान ऋणात्मक आता है और ऋणात्मक आने की वजह से वो हाइड्रोजन की तुलना में अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, अर्थात खुद का ऑक्सीकरण करेगा तो दूसरे का अपचयन करेगा, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जिंक अपने से नीचे स्थित, ये देखिए यहाँ पर कि जिंक एक अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट है, अपने से नीचे स्थित सिल्वर प्लस आयनों को सिल्वर के अंतर्गत, सिल्वर प्लस आयनों को सिल्वर में, Fe+2 आयनों को Fe में, ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन प्लस आयनों को H2 के अंतर्गत और कॉपर +2 आयनों को कॉपर में अपचयित कर सकता है, कर देता है। परंतु अपने से ऊपर स्थित ये सारे के सारे कि एल्यूमिनियम +3 आयन को एल्यूमिनियम के अंतर, मैग्नीशियम +2 आयन को मैग्नीशियम के अंतर्गत और सोडियम प्लस आयनों को सोडियम में वो अपचयित नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सीरीज है आपकी उसके अंतर्गत ये इस जिंक से ऊपर स्थित होते हैं। तो दोबारा देखिए, जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि अपने से नीचे स्थित इन ऑक्सीडाइजिंग पदार्थों के साथ अभिक्रिया कर सकता है, लेकिन इनके साथ में नहीं कर सकता क्योंकि ये इससे नीचे स्थित हैं जबकि ये इससे ऊपर स्थित है। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि आयरन +3 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अर्थात दूसरे का ऑक्सीकरण कर सकता है, स्वयं अपचित होता है। देखिए यहाँ पर कि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इस प्रकार से कि 2Fe+3 आयन रिएक्टेड विथ आयोडाइड आयन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2Fe+2 आयन और +I2 आयोडीन, इसमें से ये इस प्रकार की रिएक्शन संपन्न हो रही है। तो इसमें क्या है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अर्थात ये इसके साथ में अभिक्रिया करके इसका ऑक्सीकरण कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्वयं का अपचयन होगा, दूसरे का ऑक्सीकरण होगा। तो इसका ये ऑक्सीकरण कर रहा है क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ 0 है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, यहाँ से देखिए आप, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये जो आयोडाइड है वो उस सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण वो कर रहा है। किसका? आयोडाइड का, इसके अंतर्गत, क्योंकि वो उससे ऊपर स्थित है। लेकिन ब्रोमाइड का ब्रोमीन में, क्लोराइड का क्लोरीन में और फ्लोराइड का फ्लोरीन में ये ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सब उस श्रेणी के अंतर्गत नीचे स्थित है।
तो ऊपर जो स्थित था कौन, Fe से आयोडाइड ये ऊपर स्थित है +3 से, तो इसका ये ऑक्सीकरण करके इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इनको नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ये इससे नीचे स्थित है। ठीक इसी प्रकार से इसका अगला बिंदु देखिए कि आयोडीन की अभिक्रिया जब कॉपर के साथ कराते हैं तो ये कॉपर +2 में बदल जाता है और आयोडीन कन्वर्ट हो जाती है आयोडाइड में, अर्थात इसका स्वयं का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है और ये किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कॉपर का कॉपर +2 में ये ऑक्सीडेशन कर रही है, अर्थात ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन? आयोडीन। ठीक इसी प्रकार ये दूसरा है, आयोडीन H2 को H+ आयनों में ऑक्सीडाइज कर रही है, ऑक्सीकरण कर रही है, अर्थात ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? आयोडीन। आयोडीन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि कॉपर को कॉपर +2 में ऑक्सीकृत कर रही है और H2 को H+ आयनों में ऑक्सीकृत कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों इससे ऊपर स्थित हैं। जो सीरीज है उस सीरीज के अंतर्गत ये इससे ऊपर स्थित है, इसलिए इनका ऑक्सीकरण कर रही है, परंतु सिल्वर को सिल्वर+ आयनों में, ब्रोमाइड को ब्रोमीन में और आयोडाइड को आयोडीन में ये ऑक्सीकृत नहीं कर पाती है, क्योंकि ये इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में उससे नीचे स्थित हैं, इसलिए इनका ऑक्सीकरण वो नहीं कर पाती है आयोडीन। उसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है वो देखिए यहाँ पर कि क्लोरीन ब्रोमाइड आयनों को ब्रोमीन में क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस से 0 जा रहा है में ऑक्सीकरण। तो क्लोरीन ब्रोमाइड आयनों को ब्रोमीन में, आयोडाइड आयनों को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में इससे ऊपर स्थित है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे ऊपर है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनके साथ में अभिक्रिया कर सकती है। उसके बाद अगला देखिए लास्ट इसका पॉइंट कि ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन आयोडाइड को आयोडीन में, ब्रोमीन आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर सकती है, लेकिन ब्रोमीन क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीकृत नहीं कर सकती है। यहाँ कोई रिएक्शन संपन्न नहीं होती है। क्यों? बिल्कुल सिंपल कि ब्रोमीन जो है उसका स्वयं का क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, अर्थात किसी दूसरे का ऑक्सीकरण कर रही है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो गई इसकी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर सकती है, क्योंकि ये ब्रोमीन से, ये जो आयोडाइड है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित है, परंतु ब्रोमीन क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीकृत नहीं कर सकती है, क्योंकि इस ब्रोमीन से ये जो क्लोराइड है वो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे स्थित है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण यूज हैं इसके, हम हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके साथ ही आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि जो भी वीडियो आपको शेयर किया जाए उसका लिंक उसको देखें, समझें, और यदि किसी प्रकार का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका समाधान किया जा सके। धन्यवाद।